Hello guys, hope you all are good. So let's start the story. Become a queen after rebirth. Cha 41 to 50. आराध्या की वार्निंग लुकिंग एंड क्यूट। अब आगे 111 दोपहर का समय। AR ग्लोबल प्रेसिडेंट केविन। आराध्या अपनी क्वीन साइज चेयर पर अपने पैरों पर पैर चढ़ाए किसी क्वीन की तरह बैठी हुई थी। ऑफिस में कुछ जरूरी काम के कारण आराध्या सुबह ही ऑफिस आ गई थी। उसकी फेशियल एक्सप्रेशन अभी काफी कॉम्प्लिकेटेड थे। वो अपने हाथ में पकड़े डॉक्यूमेंट को एकटक अपनी काली गहरी आंखों से पढ़ रही थी। वही रोहित उसके सामने खड़ा हुआ था। उसके चेहरे के भाव भी अभी कुछ ठीक नहीं थे। थोड़ी देर बाद आराध्या गुस्से से उन डॉक्यूमेंट को टेबल पर पटकते हुए बोली, यह क्या है रोहित? रिकमेंडेशन लेटर बॉस, फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने हमें कुछ कंट्री के नाम रिकमेंड किए हैं, उनके साथ AK-47 की डील करने के लिए, रोहित ने अपने गुस्से को दबाते हुए बोला। जिसे सुनकर आराध्या अपने दांत पीसते हुए बोली, पर ये लेटर मुझे सिफारिश लेटर कम लग रहा है। ऑर्डर लेटर ज्यादा क्यों? आराध्या का सवाल सुन रोहित खामोश हो गया, क्योंकि जिस मैटर पर आराध्या को इतना गुस्सा आ रहा था उस पर उसे खुद भी उतना ही गुस्सा आ रहा था। पर वो जानता था अभी उसका आराध्या को कोई जवाब देना आराध्या के गुस्से को और भी ज्यादा भड़का देता, जिस कारण उसने अभी चुप रहना ही सही समझा। थोड़ी देर खामोशी के बाद आराध्या ने लंबी गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की। 11111 फिर भावहीन रूट ट्यून में कहा, उन्हें साफ साफ शब्दों में न बोल दो और मेरी एक बात उन फ्रांसीसियों के दिमाग में अच्छे से बिठा दो, मेरी कंपनी कभी भी उन कंट्री के साथ काम नहीं करेगी जिन्हें मैंने खुद ही ब्लैक लिस्ट में डाला है, चाहे पड़े इसके लिए मुझे कितना ही बड़ा लॉस या प्रॉफिट क्यों ना उठाना। इतना कहने की बात आराध्या रुकी और 1 मिनट बाद फिर से उसी ट्यून में रोहित से कहा, और इस बार उन फ्रांसीसी गवर्नमेंट को साफ तौर पर मेरा मैसेज दे देना कि वो लोग अपनी स्टूपिड पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल प्रॉफिट अपने पास रखें, मेरी कंपनी में नहीं, वरना कहीं मेरा दिमाग खराब हुआ तो फ्यूचर में वो लोग खुद भी AR कॉर्पोरेशन के साथ किसी भी तरीके की डील या प्रोजेक्ट नहीं कर पाएंगे। अपनी बात खत्म कर आराध्या रोहित को बाहर जाने का इशारा किया। वही रोहित एक गहरी सांस लेकर उन डॉक्यूमेंट को उठाया और बोरियत और इरिटेशन से एक नज़र उन्हें देखने के बाद वो वहां से जाने लगा। तभी वह रुककर आराध्या की तरफ पलटकर बोला, बॉस एक और बात। उसकी आवाज सुन आराध्या उसकी तरफ देखने लगी। बॉस, आदित्य सिंघानिया को कल रात हार्ट अटैक आया है, वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती है, तो क्या मैं अपना प्लेन चालू करूं या? आराध्या ने कुछ सोचा और फिर बोली, एक काम करो, वर्तिका को सिंघानिया कॉर्पोरेशन से डील करने दो, लेकिन अभी फिलहाल मिस्टर आदित्य को ही सिंघानिया कॉर्पोरेशन का CEO रहने दो और उस कनक पर नजर रखो, वह होगा कुछ ना कुछ जरूर गलत करेगी जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद। ओके बॉस, रोहित ने कहा और केबिन से बाहर चला गया। शाम का वक्त, चारों तरफ अंधेरा होने लगा था। वही उस अंधेरे में पूरा राणा मैंशन शानदार तरीके से डेकोरेट लाइट से जगमगा रहा था। कारपेट बिछाया गया था। मैंशन के मेन गेट से लेकर पॉटी हॉल तक गेस्ट के आने के लिए मेहमानों का आना शुरू हो गया था, जिसमें इंडिया के बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और हाई सोसाइटी के लोग भी आ रहे थे। वही मनोहर जी सुमन जी के साथ मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। मनोहर जी ने सूट पहना हुआ था तो वहीं सुमन जी ने आज साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। वही अर्नव जी गायत्री जी के साथ मेहमानों से बातें कर रहे थे। सभी को हाई सिक्योरिटी से चेक होकर ही अंदर आने दिया जा रहा था। ऊपर से उनके पास इनविटेशन कार्ड का होना कंपलसरी था। सब मेहमान भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे थे। वही मैंशन के अंदर आराध्या अपने रूम में मिरर के सामने बैठी हुई थी। ब्लू कलर का ऑफ शोल्डर मिडी गाउन पहना हुआ था, जिसमें आराध्या बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ मेकअप आर्टिस्ट उसके आजू बाजू खड़ी होकर उसके बालों को बन में बांध रही थी। आराध्या ने अपने चेहरे पर कोई मेकअप नहीं करवाया था, मगर फिर भी उसकी वाइट स्किन, बेदाग चेहरा, परफेक्ट फेशियल फीचर्स देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसका मेकअप सबसे ज्यादा टैलेंट मेकअप आर्टिस्ट ने किया हो। आराध्या पूरे बाल को बनवाने के दौरान अपने फोन में बिजी थी। वो लगातार किसी से मैसेज में बातें किए जा रही थी। उसका बचपन से ही मेकअप जैसी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हालांकि उसके सुंदर चेहरे के साथ उसे मेकअप की जरूर भी थी नहीं। मेकअप पूरा होने के बाद मेकअप आर्टिस्ट खुद भी आराध्या के चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वो खुद भी यह बोलने से रोक नहीं पाए, मैम यू आर लुकिंग टू मच क्यूट एंड प्रिटी। आज न जाने कितने लड़के आपको देखकर अपना दिल दे बैठेंगे। इतना कह जब उस लड़की को अपनी बातों का एहसास हुआ तो वह थोड़ी झेप गई। वही उसकी बात सुनकर आराध्या के हाथ रुक गए। उसने उन लड़कियों को देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। उनके रूम के बाहर जाते ही
आराध्या के रूम के बाहर खड़े लोग बिना रोक टोक के रूम में हड़बड़ाते हुए एक दूसरे पर गिरते पड़ते आराध्या के रूम में घुस गए। रुद्र और श्लोक की एंट्री, डर और गुस्सा। अब आगे मेकअप आर्टिस्ट की बात सुनकर आराध्या के हाथ रुक गए। उसने उन लड़कियों को देखकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया और उन्हें बाहर जाने का इशारा किया। उन सबके रूम के बाहर जाते ही आराध्या के रूम के बाहर खड़े लोग बिना रोक टोक के रूम में हड़बड़ाते हुए एक दूसरे पर गिरते पड़ते आराध्या के रूम में घुस गए। वो और कोई नहीं, पीयूष, अभय और विराज थे। अपने फ्रेंड्स और भाई की ऐसी हरकतें देख आराध्या ने बिना सर उठाए कहा, तुम लोगों में सब्र नाम की चीज नहीं है? कोई किसी लड़की के कमरे में ऐसे आता है क्या? 11 पीयूष बोला, ओ रियली सिस्टर, जब आप बिना पूछे हमारे कमरे में आ जाती है उसका क्या? पीयूष की बात सुन आराध्या, जो अपने फोन बिजी थी, उसने बोरियत से अपना सर उठाकर एक नजर सभी को देखा और फिर वो उन सबको इग्नोर करते हुए दोबारा से अपना फोन चलने लगी। वही सब लोग खुद को ऐसे इग्नोर होता देख चिढ़ गए और सभी लोग गुस्से भरी नजरों से फोन को घूरने लगे और आराध्या की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। मगर उनकी नजर जैसे ही आराध्या के फोन पर शो हो रहे नाम पर गई तो वो सब अपनी चिढ़ भूलते हुए शांति से सोफे पर जाकर बैठ गए। असल में आराध्या काफी वक्त से रेहान से बातें कर रही थी। अभय आराध्या को देखते हुए शांति से बोला, सिस्टर, क्या पार्टी में रेहान ब्रो भी आने वाली है? हाँ, क्यों? आराध्या ने मैसेज टाइप करते हुए पूछा। बस ऐसे ही, अब आप वो सब छोड़ो और आप हमारे साथ चलो। आंटी ने आपको नीचे आने के लिए कहा है। आराध्या ने अपना फोन बंद किया और कमरे के बाहर चली गई। उसके पीछे पीछे वो तीनों लोग भी चल दिए। वहीं नीचे पार्टी हॉल में सारे लोग आपस में बातें करते हुए बार बार इंटरेस्ट की तरफ ही देख रहे थे। मैंने सुना है कि आज की पार्टी में मिस्टर रुद्र और मिस्टर रेहान भी आने वाले हैं, एक खूबसूरत लड़की ने कहा। तो दूसरी लड़की एक्साइटेड भरी आवाज में बोली, क्या सच में? तब तो मैं आज अपने क्रश को अपनी आंखों से देख पाऊंगी। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उन सबका ध्यान पार्टी हॉल में इंटर कर रहे रुद्र पर गया। रुद्र के साथ कपिल और श्लोक भी थे। रुद्र और सबने मनोहर जी और अर्नव जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी अर्नव जी ने कहा, मुझे तो लग रहा था कि तुम लोग इस बार भी नहीं आओगे। मैंने तो सोच लिया था कि मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगा। श्लोक तपाक से बोला, क्या अंकल बच्चे हैं हम कि आप? लगता है आपकी उम्र हो गई है जो हमसे नाराज होने की बात कर रहे हैं। हमें तो आपको मना करना भी नहीं आता। ये सुनकर अर्नव जी हंस पड़े। रुद्र शांत भाव से बोला, अंकल हम आपको मना कैसे कर सकते थे? आप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? हम आपको पता नहीं सकते। और वैसे भी आज का दिन तो हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है। और क्या आराध्या से आपने बात की है? उसकी बात सुनकर अर्नव जी में एक गहरी सांस ली और बिना भाव के बोले, नहीं, उस शैतान ने कुछ भी बताने से मना किया है। वैसे इतना बड़ा कांड करके वो अभी तक आया क्यों नहीं? और वैसे तुमने तो शादी कर ली और अपनी बीवी को नहीं लेकर आए, ये तो गलत बात है। मैं भी उससे मिलना चाहता था। श्लोक तपाक से फिर से बोला, रुद्र ब्रो को डर है कि कोई उनकी बीवी को चुरा ले जाएगा, इसलिए लेकर नहीं आई कहकर अपने दांत दिखने लगा। रुद्र ने उसे घूर कर देखा तो वह शांति से खड़ा हो गया। मनोहर जी हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, जब मेरी भी शादी हुई थी तो मैं भी ऐसे ही हरकतें करता था। तभी सुमन जी वहां आ गई और बोली, और तुम्हें पता है रुद्र, ये मुझे तो 5 साल तक, जब तक विवान का जन्म नहीं हुआ, ये मुझे अपनी किसी भी बिजनेस पार्टी में लेकर नहीं गए थे। सबने मनोहर जी की तरफ देखा। उन सबको तो यकीन नहीं हो रहा था कि मनोहर अंकल ऐसा भी कर चुके हैं। उन्होंने सुमन जी का भी आशीर्वाद लिया। तभी गायत्री जी वहां आते हुए बोली, वैसे रुद्र, क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारी बीवी को कोई चुरा ले जाएगा, इसलिए तुम उसे नहीं लेकर आए? रुद्र ने गायत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए बोला, मैं ऐसा नहीं सोचता। वो अपनी किसी फ्रेंड की पार्टी में गई है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आई। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करने के बाद वो सब वहां से अंदर चले गए। मनोहर जी ने पूरी पार्टी हॉल को एक नज़र देखा और फिर अर्नव जी से बोले, विवान अभी तक क्यों नहीं आया? अनाउंसमेंट का टाइम हो रहा है और ना ही इस लड़के का कुछ पता है, ना ही रेहान का। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये इंसान चाहता क्या है। अर्नव जी अपने भाई को इतना परेशान देख बेफिक्री से कहा, वो दोनों आ जाएंगे। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे तो बस आराध्या की चिंता है, आज जो होने वाला है उस पर वो कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं उसने मना कर दिया तो। अपने छोटे भाई की बात सुन मनोहर जी का चेहरा चिढ़, गुस्से, डर और फ्रस्ट्रेशन से भर गया। आराध्या और रेहान का आमना सामना। अब आगे अर्नव जी अपने भाई को इतना परेशान देख बेफिक्री से कहा, वो दोनों आ जाएंगे। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे तो बस आराध्या की चिंता है, आज जो होने वाला है उस पर वो कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं उसने मना कर दिया तो। अपने छोटे भाई की बात सुन
मनोहर जी का चेहरा चिढ़, गुस्से, डर और फ्रस्ट्रेशन से भर गया। वो अभी बात कर ही रहे थे कि पार्टी में एकाएक ही साइलेंस छा गया। वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें पार्टी हॉल में इंटर कर रहे रेहान पर जा टिकी, जो अपने भावहीन चेहरे और कोल्ड ऑरा में जय के साथ पार्टी हॉल के अंदर आ रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद लड़कियां ही नहीं लड़के भी उसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे, क्योंकि उसका हैंडसम चेहरा और हो जाए खतरनाक ऑरा कुछ ऐसा था कि लड़के भी गे बनने पर मजबूर। रेहान ने अपने हैंडसम मगर कोल्ड गहरी काली आंखों से एक बार पूरी पार्टी हॉल में सभी को घूर कर देखा, जिससे सारे लोगों ने जल्दी से अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा ली। रेहान को देखकर मनोहर जी और अर्नब जी उसके पास आ गए। वही मनोहर जी रेहान को देखते हुए कहा, क्या बात है, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम दिख रहे हो। पता नहीं आज कितने लोगों को गे बनाने का इरादा है, लेकिन बेचारे आज सभी का दिल टूट जाएगा तुम्हारे कारण। बेचारी लड़कियां, मनोहर जी अफसोस जताते हुए कहा। मनोहर जी ने इतना ही कहा था कि तभी उन्हें खुद के ऊपर रेहान की कोल्ड नजरें महसूस हुई, जिससे वो चाहकर भी आगे कुछ नहीं बोल पाए। रेहान ने उनके ऊपर से अपनी नजरें हटाकर पार्टी हॉल के दूसरी तरफ अपनी कोल्ड नजरों से देखने लगा, जहां एक 49 साल की बेहद ही खूबसूरत औरत खड़ी उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। रेहान ने अपने कदम उस औरत की तरफ बढ़ा दिए। थोड़ी देर बाद, अटेंशन प्लीज लेडीज और जेंटलमैन, मुझे विश्वास है कि आप सब लोग ये जानने के लिए बहुत ही आतुर हो रहे होंगे कि आज की इस अनाउंसमेंट पार्टी की असली बात क्या है। मनोहर जी की आवाज सुनते ही वहां पर मौजूद सारे लोग की गई क्यूरियस नजरें पार्टी हॉल के सेंटर पे खड़े मनोहर जी पर चली, जो मुस्कुराते हुए आगे बोले, तो देर ना करते हुए मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूँ राणा फैमिली की इकलौती बेटी आराध्या राणा से। मनोहर जी के इतना बोलते ही पार्टी हॉल में मौजूद सारे लोग क्यूरियस नजरों से सुनाने लगे। सभी लोग जानते थे कि अर्नब जी की एक बेटी है, लेकिन वह कभी भी फैमिली फंक्शन या पार्टी में शामिल नहीं होती, इसलिए सब लोग और भी ज्यादा एक्साइट थे। तभी उन सभी का ध्यान सीढ़ियां पर गया, जहां पर विवान, विराज और आराध्या खड़े थे। आराध्या विवान और विराज के बीच खड़ी थी। विवान ने आराध्या का हाथ पकड़ रखा था। तीनों भाई बहन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। वही वहां पर मौजूद सारे लोग एकटक सीढ़ियां पर खड़ी आराध्या के खूबसूरत चेहरे को ही देखने लगे, जो ब्लू कलर का हाफ शोल्डर मिडी गाउन में किसी खूबसूरत प्रिंसेस की तरह लग रही थी। वही उसकी मासूम चेहरा और उसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी कि वहां मौजूद सारे लोगों की नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वही सीढ़ियां पर खड़ी आराध्या लोगों को ऐसे खुद को घूरने पर जरा भी घबराई हुई नहीं थी, मगर वह अपनी गहरी काली आंखों से उस पूरी पार्टी हॉल को देख रही थी जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। तभी उसकी नजर जय के बगल में खड़े रेहान पर गई, जो उसी की तरफ वाइन पीते हुए देख रहा था। उसके आसपास कुछ लोग और भी खड़े थे। वही उस हैंडसम चेहरे को देखते ही आराध्या की आंखों में चमक आ गई और उसकी आंखें रेहान के ऊपर ही टिक गई। वो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी। रेहान को देखते ही आराध्या की हार्टबीट बढ़ गई। उसे अपनी पूरी बॉडी में गुस्बम्स जैसा फील होने लगा। वही आराध्या को खुद की ओर देखता पाकर रेहान की गहरी आंखों में अजीब सी चमक आ गई और उसके होठों हल्की मुस्कुराहट। वह आराध्या की ओर भावहीन चेहरे के साथ वाइन पीते हुए उसे इंटेंस नजरों से देखने लगा। वही आराध्या की आंखें जैसे ही रेहान की आंखों से मिली, तो 2 सेकंड आई कनेक्ट होने के बाद आराध्या ने जल्दी से अपनी नजरें रेहान के ऊपर से हटा ली और अपनी थोड़ी देर पहले की गई हरकत के बारे में सोचते हुए उसके कान लाल पड़ने लगे। वही खुद से नजर चुराता देख रेहान अपने होठों के कॉर्नर तिरछे करते हुए किसी शैतान की तरह मुस्कुराया। तभी उसकी नजर वहां मौजूद बाकी लोगों पर गई, तो वैसे ही उसकी आंखें फिर से कोल्ड होने लगी और उसका ऑरा, जो अभी आराध्या की ओर देखते हुए काफी शांत, सॉफ्ट और जेंटल हो गया था, वह अचानक ही खतरनाक और भयानक हो गया, जिसके साथ ही उस पूरे पार्टी हॉल का माहौल भी रेहान से आती खतरनाक कोल्ड ऑरे के कारण नीचे गिरने लगा। ये अचानक यहाँ इतनी ठंड क्यों लगने लगी? इस बारे में सोचते ही रेहान के बगल में खड़े जय, रुद्र, श्लोक, कपिल, रोहित, देव, पीयूष और अभय की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई। उन सभी ने एक साथ की अपनी डर भरी नजरों से रेहान की तरफ देखा, जो अपने हाथ में पकड़े हुए वाइन की ग्लास को गोल गोल घूमते हुए अपनी कोल्ड नजरों से पार्टी हॉल में मौजूद सारे लोगों को ही घूर रहा था। वही उसको इस तरह बिहेव करते देख उन सभी को ऐसा लग रहा था जैसे रेहान अपनी कोल्ड नजरों से ही उस पार्टी हॉल में मौजूद सारे लोगों को जिंदा की मार डालेगा। वही उन लोगों के विपरीत रुद्र काफी शांति से खड़ा हुआ था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि यही होगा। कीर्ति की इंसल्ट, हिरानी और शौक। अब आगे सबसे इंट्रोडक्शन करने के बाद और कुछ लोगों से मिलने के बाद आराध्या वाइन काउंटर के सामने मनोहर जी और विवान के साथ खड़ी हुई थी।
और वो तीनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मनोहर जी वहां से दूसरे लोगों से मिलने के लिए चले गए। वहीं उनके जाने के बाद विवान ने आराध्या को देखते हुए कहा, प्रिंसेस तुम मेरे साथ चलो। आराध्या ने हाँ में सिर हिला दिया और विवान के साथ आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद आराध्या और विवान रुद्र और सभी लोगों के साथ बैठे हुए थे और आपस में कुछ बातें कर रहे थे। रेहान अभी वहां पर मौजूद नहीं था। वो लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि तभी एक आवाज उन सबको सुनाई दी और उस आवाज को सुनकर सब चिढ़ गए। सब लोगों ने सामने देखा लेकिन रुद्र, आराध्या और विवान ने नहीं। पीयूष बड़बड़ाते हुए बोला, क्या फूटी किस्मत है अंकल को, क्या जरूरत थी इस छिपकली के फैमिली को इनवाइट करने की। इसे देखकर मुझे तो खून की उल्टियां करने का मन करता है। 1111। सब लोग उसे देखकर अजीब सा मुंह बनाने लगे। ये कोई और नहीं कीर्ति मेहरा थी, आराध्या के मामा की बेटी। उसने एक बहुत ही महंगा और हाफ शोल्डर गाउन पहन रखा था। उसने बहुत सारा मेकअप किया था जिसके कारण वो खूबसूरत लग रही थी। वो एकदम एक परी की तरह लग रही थी। जब से वो पार्टी में आई थी तब से उसकी खूबसूरती लाइमलाइट थी, लेकिन आराध्या के आने के बाद किसी ने उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपना गाउन पकड़कर नजाकत से चलते हुए आए और बोली, हेलो गाइस। फिर उसने एक नज़र आराध्या को देखा जो वही बैठी अपने फोन में लगी हुई थी, जिसने उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसे आराध्या की खूबसूरती से जलन हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर जलन के भाव आने नहीं दिया। वो रुद्र को देखकर बोली, यू आर लुकिंग डैशिंग अनबिलीवेबल। ये सुनकर श्लोक बोल पड़ा, क्या तुम पहली बार उसे देख रही हो, सो बिलीव नहीं कर पा रही हो। ये सुनकर कीर्ति को बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। वो रुद्र को बहुत पसंद करती थी और उसे अच्छे से पता था अगर वो इन सबको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगी तो रुद्र उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा। वो बैठने के लिए एक चेयर ढूंढने लगी, पर वहां पर एक भी चेयर खाली नहीं थी और ना ही कोई उसे वहां बैठने देना चाहता था, क्योंकि वो बीच में कबाब की हड्डी की तरह प्रकट हो गई थी। वो लोग अच्छा खासा एंजॉय कर रहे थे और बीच में उसकी शक्ल देखनी पड़ गई थी और उन सब का मूड खराब हो गया था। जय रोहित के कंधे पर सिर रखते हुए बोला, क्या कोई इस छिपकली को उठाकर यहां से फेंक सकता है? कसम से मैं पूरी जिंदगी भर उसकी गुलामी करूंगा। फिलहाल उसने ये बहुत धीमी आवाज में बोला था, इसलिए कीर्ति ने नहीं सुना। रोहित को भी कीर्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो उससे पहले दिन ही मिल रहा था, लेकिन उसने पूरी मेहरा फैमिली की इन्फॉर्मेशन निकली थी तो उसे पता था कि यह फैमिली कितनी घटिया बदतमीज है। वह अभी कुछ बोलता उससे पहले ही अभय बोला, जय ब्रो, डोंट वरी, इसे हमें अब झेलना नहीं पड़ेगा क्योंकि रुद्र ब्रो ने शादी कर ली है। तभी कपिल बोला, वो तो ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा देर तक रही तो मैं यहां नहीं रहने वाला। श्लोक उसका हाथ पकड़कर बोला, खबरदार, जो यहां से जाने की बात की तुम उसके लिए अपनी सीट छोड़कर जाना चाहते हो, बेवकूफ आदमी। तो कपिल बोला, मैं सीट भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, समझे। कीर्ति उन सबको अजीब नजरों से देख रही थी। वो लोग क्या कह रहे हैं ये तो वो सुन नहीं पा रही थी, पर उसे पता था कि वो लोग उसके आने से खुश नहीं है। उसे उन लोगों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो रुद्र को रिझाने से सिर्फ मतलब था। कीर्ति ने कहा, देखो ना रुद्र, कितना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, चलो ना डांस करते हैं। तो श्लोक बीच में बोल पड़ा, रुद्र, हाँ यार, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डांस करने में कंपनी दूंगा। ये सुनकर सब हैरान रह गए। वही रोहित जो वाइन पीते हुए ड्रामा को एंजॉय कर रहा था, उसके मुंह से सारी वाइन निकालकर देव के ऊपर पड़ी। वो हैरानी से श्लोक की ओर देखने लगा। वो श्लोक को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उसने कई बार उसके साथ मीटिंग की थी, लेकिन वो हमेशा उसे सीरियस टाइप इंसान लगा। लेकिन इस समय वो उससे बिल्कुल उलट और हंसमुख लग रहा था। वही देव उस पर भड़क पड़ा, यू इडियट इंसान, तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या किया तुमने? इतना कहकर वो उठने को हुआ कि जय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे उठने नहीं दिया और आंखों ही आंखों से उसे चुपचाप बैठने के लिए कहा। तभी विराज ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ रुद्र ब्रो, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बहुत अच्छी कंपनी दूंगा। वही रुद्र ने कुछ नहीं कहा और मन में सोचा, मेरे दोस्त और भाई बहुत प्रोटेक्टिव हैं, मुझे प्रोटेस्ट करने के चक्कर में उन्हें ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं। तभी कीर्ति ने कहा, लेकिन तुम लोग लड़के हो तो तुम रुद्र के साथ कपल डांस कैसे कर सकते हो? तो विराज उसे घूर कर देखने लगा और मन ही मन कीर्ति को मर जाने की दुआ करने लगा। उसका बस चलता तो वो उसे खुद ही मर देता। उसे सबसे ज्यादा नफरत मेहरा और आहूजा फैमिली से थी। वो उन दोनों फैमिली के मेंबर को देखना भी नहीं चाहता था। वो कुछ नहीं बोला। रुद्र भावहीन ट्यून में ठंडी आवाज में बोला, मुझे डांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या तुम भूल गई हो? और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी पिशाचिनी या चुड़ैल के साथ नाचने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ।
तो इसलिए तुम यहाँ से जाकर किसी और पर ट्राई करो, मैं तुम्हारे लिए कभी भी अवेलेबल नहीं और ना ही तुम मुझे कभी इम्प्रेस कर सकती हो, सो तुम जा सकती हो। वही उसकी ठंडी आवाज और गुस्सैल नजरों को देखते ही एक पल के लिए कीर्ति डर से 2 कदम पीछे हट गई और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वही उसके जाने के बाद सब लोग हंसने लगे। वही आराध्या के चेहरे पर भी स्माइल थी। तभी अचानक से कोई आकर आराध्या के गले लग गया। क्या तुम लोग मरना चाहती हो तो मेरे गले पड़ी हुई हो, आराध्या ने धीरे से कहा तो आरोही और नव्या उससे अलग होकर उसे घूर कर देखने लगे। पर आराध्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सबसे पहले पूरी पार्टी हॉल में रेहान को देखा। जब वो उसे नहीं दिखा तो उसने एक गहरी सांस ली, वरना उसे पता था कि वह पॉसेसिव आदमी पता नहीं क्या करेगा। उसने थोड़ी देर पहले ही लोगों को उसे घूरते हुए देखा था, जिसे देख वो समझ गई थी कि लोगों का उसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहीं वहां बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानी, शौक के मिले जुले एक्सप्रेशन थे। आरोही का नजरे चुराना, विवान का गुस्सा। अब आगे 111। आराध्या ने पूरी पार्टी हॉल में रेहान को देखा। जब वो उसे नहीं दिखा तो उसने एक गहरी सांस ली, वरना उसे पता था कि वह पॉसेसिव आदमी पता नहीं क्या करेगा। उसने थोड़ी देर पहले ही लोगों को उसे घूरते हुए देखा था, जिसे देख वो समझ गई थी कि लोगों का उसे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहीं वहां बैठे कुछ लोगों के चेहरे पर हैरानी और शौक के मिले जुले एक्सप्रेशन थे। वही देव और श्लोक हैरानी से अपने सामने खड़ी आरोही को देख रहे थे। उन दोनों का तो मुंह खुला का खुला रह गया। देव को तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे भ्रम हो रहा हो। वो अपनी आंखों को मसलते हुए फिर से सामने देखा तो अभी भी उसे आरोही ही नजर आए। देव को अब यकीन हो गया कि यह कोई भ्रम नहीं बल्कि सच है। वही सामने खड़ी आरोही जैसे ही बैठने को हुई वैसे ही उसकी नजर श्लोक और देव पर गई। वो तो पूरी तरह से शॉक हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने तुरंत इधर उधर देखा तो उसे विराज के बगल में विवान बैठा हुआ नजर आया, जो अभी अपने फोन में शायद कुछ कर रहा था। वही श्लोक विवान के हाथ को पकड़कर उसके कान के पास जाकर बोला, यार फोन से नजरें हटाकर जरा सामने तो देख, क्या ये भाभी जैसी नहीं लग रही। उसकी बात सुनकर विवान अपने फोन से नजरें हटाकर सामने देखा तो वह हैरान हो गया। जैसे ही आरोही की नजरें उसकी नजरों से मिली तो वो दोनों जैसे एक दूसरे में खो गए। वो दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। आरोही बेख्याली में थोड़ी तेज आवाज में बोली, तुम यहाँ। वही उसकी आवाज सुनकर बाकी सब उन दोनों को देखने लगे। उन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को ऐसे एकटक क्यों देख रहे हैं। वही रुद्र ने नव्या का हाथ पकड़कर अपने बगल में बैठा लिया, लेकिन किसी ने उसकी इस हरकत पर ध्यान नहीं दिया। पीयूष उन दोनों को देखकर आरोही से पूछा, आरोही क्या तुम विवान ब्रो को पहले से जानती हो। पीयूष का सवाल सुनकर आरोही और विवान दोनों अपने होश में आए। विवान कुछ बोलता उससे पहले ही आरोही जल्दी से बोली, हाँ हम दोनों लंदन में मिले थे एक बार, वो बस एक को कोइंसिडेंट था। आरोही की बात सुनकर पीयूष ने अपना सिर हिला दिया। वही आरोही की बात सुनकर विवान ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस। उसने अपने फोन को इतनी जोर से भींच रखा था कि उसकी स्क्रीन ही चटकनी लगी थी। आरोही का ये कहना कि उनका मिलना बस एक कोइंसिडेंट था, ये बात विवान को हद से ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वही आराध्या उन दोनों को देख रही थी और अपने बड़े भाई के गुस्से को भी वो अच्छे तरह से समझ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वही पीयूष, अभय और नव्या हैरानी से कभी आरोही को देखते तो कभी विवान को। वो लोग समझ गए थे कि आरोही कैसे विवान को जानती है। उन लोगों को एक दूसरे के बारे में हर चीज मालूम थी। आराध्या ने उन दोनों का इंट्रोडक्शन सबसे करवा दिया। वही आरोही की हालत खराब होती जा रही थी जब से उसे पता चला कि ये इंसान आरोही का भाई है, जिससे वह 2 साल से भाग रही थी। उसे ये भी एहसास था कि विवान उसे बुरी तरह से घूर रहा है। वही आरोही बार बार विवान से अपनी नजरें चुरा रही थी और ये बात विवान के गुस्से को और भी ज्यादा हवा दे रही थी। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिसे वो इतने सालों से ढूंढ रहा है। वो उससे नजरें चुरा रही है और सबके सामने ऐसे बोल रही है जैसे उससे उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वही आरोही का विवान से ऐसे नजरें चुराता देख आराध्या, नव्या, पीयूष और अभय को हंसी आ रही थी, पर उन लोगों ने हंसने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो बाद में उस छोटी डेविल को मानना उन लोगों के लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। वही बाकी लोगों को भी कुछ कुछ समझ आ गया था, लेकिन सब लोगों ने चुप रहना ही सही समझा। आरोही अपनी जगह से उठी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, मैं अपने पेरेंट्स से मिलकर आती हूँ। उसे विवान की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी, जिसे आरोही बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो बहाना बनाकर वहां से चली गई। वही उसे ज्यादा देख विवान भी उठा और फोन का बहाना बनाकर वहां से चला गया। वही उसे इस तरह बहाना बनाते देख सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही आराध्या के फोन में एक मैसेज आया, उसे पढ़कर आराध्या भी वहां से उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद
आराध्या जैसे ही गार्डन एरिया में पहुंची ही थी कि तभी एक शख्स ने अपने सख्त और लंबे हाथों से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिसके कारण वह उस शख्स के सीने से जा लगी। अचानक हुए इस हरकत के लिए आराध्या तैयार नहीं थी, जिसके कारण वो शॉक और गिरने के डर से अपनी आंखें बंद किए हुए और पूरी तरीके से अपनी बॉडी का बैलेंस खोते हुए वह उसे इंसान के बाहों में झूल गई। वही उस शख्स का एक हाथ आराध्या की नाजुक कमर को होल्ड किए हुए था और एक हाथ उसकी पॉकेट में। थोड़ी देर बाद आराध्या अपने सेंसेस में वापस आए, मगर उसकी आंख अभी भी बंद थी और वो अपनी आंखें बंद किए ही इस बात का अंदाज लगने लगी कि यह इंसान है कौन, जिसकी खुशबू उसे जानी पहचानी लग रही थी। मगर जैसे ही उसने उस इंसान की गर्म सांस अपनी गर्दन पर ही खोल दी, महसूस की, वैसे ही आराध्या ने हैरानी से अपनी आंखें एकाएक ही खोल दी। विवान की जायलेंट सरप्राइज। उस शख्स का एक हाथ आराध्या की नाजुक कमर को होल्ड किए हुए था और एक हाथ उसकी पॉकेट में। थोड़ी देर बाद आराध्या अपने सेंसेस में वापस आए, मगर उसकी आंख अभी भी बंद थी और वो अपनी आंखें बंद किए ही इस बात का अंदाज लगने लगी कि यह इंसान है कौन, जिसकी खुशबू उसे जानी पहचानी लग रही थी। मगर जैसे ही उसने उस इंसान की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस की, वैसे ही आराध्या ने हैरानी से अपनी आंखें एकाएक ही खोल दी। अब आगे आराध्या के आंखें खोलते ही उसकी गहरी काली आंखें रेहान की आंखों से जा टकराए। उसे थोड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि वो काफी देर से उसने रेहान को पार्टी हॉल में नहीं देखा था, तो उसे लगा रेहान पार्टी से वापस जा चुका है। वही आराध्या खोए हुए ही एकटक रेहान की आंखों में देख रही थी। उसे अभी इस बात का कोई अंदाज तक नहीं था कि कब उसके हाथ रेहान के चेस्ट पर चले गए। वो खोई हुई ही अपने छोटे छोटे हाथों को रेहान के चेस्ट पर घूमने लगी। वो रेहान के भावहीन मगर हैंडसम चेहरे को बहुत गौर से देख रही थी। वही उसके सामने खड़ा रेहान, जो कब से अपने भावहीन चेहरे के साथ आराध्या की ऐसी सेड्यूसिंग हरकतें देख रहा था। उसकी आंखें आराध्या पर गहरी हो गई और वो इंटेंस से आराध्या की खूबसूरत चेहरे को देखने लगा और उसे अपना शरीर गर्म होता हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसका चेहरा अभी भी भावहीन ही था और न ही उसने उससे कुछ कहा। उसने आराध्या के चेहरे को देखते हुए कोल्ड आवाज में पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? रेहान का सवाल सुनकर आराध्या अपने सेंसेस में वापस आई। तब उसे महसूस हुआ कि वह क्या कर रही थी, और ये सोचते हुए ही हद से ज्यादा आराध्या को शर्म आ रही थी, जिसके कारण उसका चेहरा लाल पड़ने लगा। उसने तुरंत ही रेहान की चेस्ट से अपने हाथों को हटाते हुए बड़ी मुश्किल से बोली, मैं यहाँ टहलने आई थी, अंदर बैठे बैठे बोर हो रही थी तो, और वैसे तुम कहाँ गए थे और यहाँ क्या कर रहे हो? आराध्या ने अपनी आंखें छोटी छोटी करते हुए बोली। रेहान ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा, जो जानने के लिए बहुत क्यूरियस थी कि वह कहाँ था। उसने उसे अपनी बाहों में उठाते हुए बोला, थोड़ी देर में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। वो कैसे? आराध्या रेहान के गले में अपने दोनों हाथ लपेटते हुए और खुद को उसकी बाहों में बैलेंस करते हुए सवालिया नजरों से रेहान की ओर देखते हुए कहा। थोड़ी देर बाद आराध्या कार में शांति से बैठी हुई थी। वह सामने की ओर देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कभी रेहान को देखती तो कभी सामने वाले रास्ते को। उसने रेहान से कितना पूछा, लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, और आज रेहान खुद ही कार ड्राइव कर रहा था, जिससे आराध्या काफी हैरान थी। उसे पता था रेहान को कार चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आरोही राणा मैंशन से निकालकर पार्किंग की ओर आ गई थी। उसकी दिल की धड़कन काफी जोरों से धड़क रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल अभी उछालकर बाहर आ जाएगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह जिस इंसान से छुपाने की कोशिश कर रही है, इंडिया आते ही उससे ही मिल जाएगी। वो ये सोच ही रही थी कि तभी किसी ने उसे खींच लिया और आरोही किसी की मजबूत सीने से जा टकराए। आरोही ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो उसकी आंखें विवान की गहरी आंखों से जा मिली, जिसमें उसके लिए बहुत सारे इमोशन, सवाल थे। विवान की पकड़ आरोही पर कश्ती जा रही थी। उसकी आंखें अब धीरे धीरे गुस्से से लाल हो रही थी। विवान ने गुस्से से कहा, तो तुम्हें क्या बुलाऊं, मैं आरू या फिर मिस आरोही जिंदल? उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर आरोही ने अपनी नजरें नीचे कर ली। तभी विवान उस पर अपनी पकड़ और कसते हुए अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर बिना बताए वहां से आने की? क्या तुम भूल गई थी कि मैंने क्या कहा था? तुम सिर्फ मेरी हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की? वही आरोही को विवान की पकड़ से दर्द होने लगा, जिसके कारण उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो विवान की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और बोली, छोड़िए मुझे विवान, मुझे दर्द हो रहा है। वही आरोही के आंखों में आंसू देखकर विवान के दिल में दर्द हुआ। उसने उस पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। विवान की पकड़ ढीली होते ही आरोही ने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और अपने हाथ को सहलाने लगी, जो अब तक विवान की पकड़ के कारण लाल हो गया था। विवान की नज़र जब उसके हाथ पर पड़ी तो उसे थोड़ा सा गिल्ट हुआ, क्यों उसने आरोही को इतनी जोर से पकड़ रखा था, जिसके कारण उसके हाथ पर उसकी उंगलियों के निशान बन गए।
तभी आरोही को किसी का कॉल आया। आरोही ने फोन देखा तो उसमें रोहित का कॉल आ रहा था। वही विवान जो अभी गिल्ट फील कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर आरोही के फोन स्क्रीन पर पड़ी और रोहित का नाम फ्लैश होता देख जो विवान का गुस्सा जो थोड़ा सा शांत हुआ था वो फिर से बढ़ गया। गुस्से के कारण उसकी आंखें फिर से लाल होने लगी। उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई उसकी स्वीटहार्ट को इतनी रात को कॉल करे, वो भी एक लड़का। आरोही कॉल पिक करती उससे पहले भी विवान ने गुस्से में उसके हाथ से फोन खींचकर कॉल कट कर दिया। उसे ऐसा करता देख आरोही थोड़े गुस्से से बोली, तुमने कॉल क्यों कट किया? मुझे बात करनी थी। उसे पता था अगर रोहित उसे कॉल कर रहा है तो कोई ना कोई काम जरूर होगा। आरोही की बात सुनकर विवान का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे जलन हो रही थी कि किसी लड़के के खातिर आरोही उससे लड़ रही है। विवान ने गुस्से से आरोही को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। आरोही को समझ पाती उससे पहले ही विवान ने अपने होठों को आरोही के होठों से मिल लिया और उसे किस करने लगा। वही विवान के इस एक्शन से आरोही हैरान हो गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आरोही को मिली धमकी। विवान ने गुस्से से आरोही को उसकी कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। आरोही कुछ समझ पाती उससे पहले ही विवान ने अपने होठों को आरोही के होठों से मिला लिया और उसे किस करने लगा। वही विवान के इस एक्शन से आरोही हैरान हो गई, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अब आगे विवान गुस्से से आरोही को पैशनेटली किस कर रहा था। वह कभी उसके होठों को स्नूच रहा था तो कभी बाइट कर रहा था। उसकी किस में प्यार, गुस्सा और नाराजगी सब था। वही आरोही को अब अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ तो वह होश में आई और विवान को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, पर वो विवान से चाहकर भी छूट नहीं पा रही थी। विवान आरोही से बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। जब आरोही खुद को छुड़ा नहीं पाई तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे तो अब सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी थी। वही उसे स्ट्रगल करता देख विवान ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसकी आंखों में देखने लगा जो आंसुओं से भरी हुई थी। विवान ने आरोही को अपने गले से लगा लिया और उसे शांत करने लगा और वो उसके बालों को सहला रहा था। वही आरोही उसके सीने से लगी लंबी लंबी सांस ले रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान उसके शरीर में वापस आ गई हो। थोड़ी देर बाद जब विवान ने देखा कि आरोही शांत हो गई है तो उसने उसके चेहरे को पकड़कर ऊपर करके उसकी आंखों में देखने लगा और अपनी एक उंगली से उसके होठों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ आरू? ये हमारी पहली किस तो नहीं है? इससे पहले भी तो तुमने किस किया था। लगता है तुम्हारी आदत छूट गई है। चलो अच्छा ही है कि मेरे सिवा तुम्हें किसी ने छुआ नहीं। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि मेरे सिवा तुम्हें कोई छुए और आज से लड़कों से दूर ही रहना, चाहे वह तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो। और मुझसे दूर भगाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? आरोही को विवान की बातों में अपने लिए प्यार के साथ साथ जुनून भी साफ दिख रहा था। बस इसलिए तो वो इतने सालों से विवान से दूर भाग रही थी, लेकिन वह कभी भी उसे भूल नहीं पाई थी। वही आरोही की आंखों में अपने लिए इतने सालों बाद भी इमोशन देखकर विवान के दिल में थोड़ी शांति मिली। उसने आरोही को फिर से अपने गले लगा लिया। आरोही भी बिना कुछ बोले बस चुपचाप उसके गले लगी हुए थी। वही उन दोनों के थोड़ी दूरी पर एक पिलर के पीछे से 4 लोग छिपकर यह नजारा देख रहे थे। वही 3 लोगों की आंखों में हैरानी के भाव थे। वो तीनों अपनी आंखों को ढकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बार बार आंखें खोलकर सामने भी देख रहे थे। ये और कोई नहीं, देव, पीयूष, अभय और विराज थे जो विवान का पीछा करते हुए आए थे। वहीं दूसरी तरफ रेहान की कार रुकी, जिसे देखकर आराध्या खुशी से बोली, क्या हम पहुंच गए? रेहान ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और फिर अपनी जेब से एक काली पट्टी निकाली और आराध्या के आंखों पर पट्टी बांधने लगा, जिसे देखकर आराध्या कंफ्यूज होकर बोली, ये क्यों? रेहान ने भावहीन कोल्ड आवाज में कहा, बस 5 मिनट। ये सुनकर आराध्या का मुंह फूल गया। वो मुंह फुलाकर बोली, नंबर 5 मिनट? एक तो इतने टाइम से तुम मुझे पता नहीं रहे हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं और अब मेरी आंखें भी बंद कर दी। रेहान उसके फुले हुए माल को देखकर कहा, बस 5 मिनट, उसके बाद तुम्हें खुद भी पता चल जाएगा। इतना बोलकर वो कार से उतर गया। वही आराध्या ने अपना मुंह फुला लिया। उसे अब चिढ़ होने लगी थी। उसे जानना था लेकिन रेहान उसे कुछ भी बता ही नहीं रहा था। तभी उसे खुद के साइड वाला गेट ओपन होने की आवाज आई। उसी के साथ रेहान की कोल्ड आवाज उसे सुनाई दी जो उसे बाहर आने के लिए कह रहा था। आराध्या ये सुनकर गेट को पकड़कर बाहर आने लगी। उससे पहले ही रेहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर निकाला और कहा, चलो। आराध्या उसकी बात सुनकर चिढ़कर गुस्से से बोली, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, पहले तो आंखें खोलो तभी तो चलेंगे, वरना। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए। उसके हाथों को फैलता देख रेहान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वही आराध्या रेहान के गर्दन पर अपने हाथों को लपेट लेती है। उसके चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कुराहट थी। रेहान उसे लेकर सामने बने एक बड़े से सफेद कलर के मेंशन में चला गया।
वो हॉल से होते हुए सीढ़ियां पर चला गया। उस मेंशन में एक भी सर्वेंट मौजूद नहीं था। रेहान ने सबको आज छुट्टी दे दी थी। रेहान आराध्या को लेकर टेरेस पर आया। उसने उसे आराम से टेरेस के गेट पर ही खड़ा कर दिया और आराम से उसकी पट्टी हटा दी। वही आराध्या ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो वहां पर अंधेरा था। ये देखकर वो पीछे मुड़कर रेहान को घूरते हुए बोली, ये क्या है? क्या तुम मुझे यहाँ पर अंधेरा दिखाने के लिए लाए हो? रेहान ने ये सुनकर उसे फिर से सामने देखने का इशारा किया। वही आराध्या उसकी बात मानकर फिर से सामने देखती है तो सामने का नजारा देखकर वह देखती ही रह गई। रेहान का प्रोटेक्टिव और पजेसिव होना। आराध्या ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो वहां पर अंधेरा था। ये देखकर वो पीछे मुड़कर रेहान को घूरते हुए बोली, ये क्या है? क्या तुम मुझे यहाँ पर अंधेरा दिखाने के लिए लाए हो? रेहान ने ये सुनकर उसे फिर से सामने देखने का इशारा किया। वही आराध्या उसकी बात मानकर फिर से सामने देखती है तो सामने का नजारा देखकर वह देखती ही रह गई। अब आगे सामने का नजारा इतना खूबसूरत था कि आराध्या बिना पलक झपकाए देख रही थी। वह थोड़ी हैरान भी थी। सामने पूरे फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी, साथ में हर कलर के हॉट शेप बैलून बिखरे हुए थे। वहीं पर एक रास्ता बना हुआ था जिसके आसपास बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की गई थी और वो रास्ता सामने लगे दो टेबल की तरफ जा रहा था जहां पर दो चेयर लगी हुई थी जिसके आसपास व्हाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे। वहां की डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से खुला आसमान और चांद और चमकते तारे और ठंडी हवाएं वहां का माहौल को खूबसूरत और रोमांटिक दोनों बना रही थी। रेहान आराध्या को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ाते हुए कहा, कैसा लगा? आराध्या जो कि यह सब देखने में खोई हुई थी उसकी आवाज सुनकर होश में आई और मुड़कर उसके गले लग गई। रेहान जो उसके बोलने का इंतजार कर रहा था, अचानक गले लगते देखकर उसने उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़कर ऊपर किया तो उसकी नजर आराध्या की नम आंखों पर पड़ी। 11 आराध्या की नम आंखों देख रेहान का चेहरा सख्त हो गया जो अभी तक काफी शांत और सॉफ्ट था। उसने उसका चेहरा वैसे ही अपने हाथों में पकड़े हुए कोल्ड ट्यून में पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? ये सब पूछते हुए रेहान के चेहरे के भाव काफी भयानक थे। वो बचपन से ही आराध्या को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव और पजेसिव था। उसे आराध्या की आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। दुनिया के लिए रेहान एक हार्टलेस कोल्ड शैतान से कम नहीं था जिसे किसी के जीने मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिससे बात करने के लिए भी लोग डरते थे कि कहीं अपनी बातों से इस इंसान को गुस्सा ना दिला दे। लेकिन वही इंसान अपनी बाहों में लेकर खड़ी लड़की के लिए बिल्कुल दुनिया से अपोजिट था। उसे इस लड़की की आंखों में आंसू भी बर्दाश्त नहीं थे। वही रेहान का सवाल सुनकर आराध्या ने उसके चेहरे को देखा जो वक्त के साथ और भी भयानक होता जा रहा था। वो अपनी पलकें झपकते हुए मासूमियत से बोली, थैंक्स मेरी बात मानने के लिए, बस इसलिए ही। वैसे ये बहुत खूबसूरत है। रेहान ये सुनकर उसे घूरने लगा। उसके आसपास का कोल्ड ओरा गायब सा हो गया। उसकी आंखें पहले की तरह फिर से सॉफ्ट हो गई। वो उसके माथे पर किस करते हुए कोल्ड आवाज में कहा, तो इसमें रोने वाली बात कहाँ से आ गई? तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। मैं तुम्हारे हर फैसला में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कभी खुद को चोट पहुंचाने के बारे में सोचना भी मत। लास्ट के लाइन रेहान ने उसे धमकी भरे स्वर में कहा था। उसकी धमकी सुनकर आराध्या खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। अगर उसकी जगह यही बात और किसी ने कही होती तो उसके साथ क्या होता वो तो सिर्फ आराध्या ही जानती थी। असल में बात यह थी कि दोनों परिवार राजवंश फैमिली और राणा फैमिली ने मिलकर आज पार्टी में रेहान और आराध्या की एंगेजमेंट का प्लान बनाया था। पहले तो आराध्या के परिवार वाले इसके लिए तैयार नहीं थे। वो लोग आराध्या की एंगेजमेंट इतनी जल्दी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर एक बार एंगेजमेंट हो गई तो रेहान आराध्या से जल्द शादी ही कर लेगा। लेकिन वो लोग आराध्या की शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते थे, लेकिन रेहान की धमकी के कारण मान गए थे। यह बात घर में सभी को पता थी, सिर्फ आराध्या और विराज को छोड़कर। लेकिन पार्टी हॉल में आने से पहले विराज को कहीं से इस बात की भनक लग गई थी और उसने आराध्या को सब कुछ बता दिया, जो जानकर काफी हैरान और शौक दोनों थी क्योंकि पिछले जन्म में उसकी शादी 21 साल पूरी होने के बाद हुई थी। लेकिन इस बार इतनी जल्दी क्यों हो रही है ये आराध्या को समझ नहीं आ रहा था। उसने रेहान से बात की थी कि वो अभी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट न करे। उसके पीछे भी कुछ वजह थी जो आराध्या ने रेहान को बता दी थी। विपिन की नफरत, कीर्ति का पागलपन। अब आगे आराध्या के एंगेजमेंट न करने की कुछ वजह थी जो उसने रेहान को बता दी थी। आराध्या रेहान के सीने पर सिर रखते हुए सामने देखते हुए बोली, ये कितना प्यारा लग रहा है ना? रेहान ने बस इतना ही कहा। थोड़ी देर बाद 11 डिनर करने के बाद आराध्या रेहान की बाहों में खड़ी होकर टेरेस के किनारे की जगह को देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। रेहान ने उसे वैसे ही अपनी बाहों में भरे हुए कहा, क्या हुआ? आराध्या अपना सिर उसके सीने पर टिकाते हुए अपने हाथ को उसके हाथ पर रखते हुए बोली, यहाँ पर कितना सुकून है ना 11।
वह मेंशन जंगल के बीचों बीच बना हुआ था, वहां पर दूर दूर तक सिर्फ पेड़ पौधे और हरियाली ही नजर आ रही थी और वहां की शांति आराध्या को बहुत ही अच्छी लग रही थी। दूसरी तरफ सिंघानिया मेंशन 11। सिंघानिया मेंशन में इस वक्त टेंशन का माहौल चल रहा था। अचानक से ही सिंघानिया फैमिली का बिजनेस गिर रहा था। उन्होंने जिन जिन कंपनियों के साथ कालेब किया था वो सब लोग अपना कोलैबोरेशन तोड़ रहे थे, जिसके कारण मिस्टर आदित्य सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था अचानक क्या हो रहा है। उन्हें अभी अपनी कंपनी के शेयर्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ा था। मिस्टर आदित्य किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। उन्हीं की साइट पर उनकी पत्नी गीता सिंघानिया और उनकी बेटी कनक सिंघानिया परेशान सी बैठी हुई थी। वहीं उनके बगल में एक लड़का चुपचाप बैठा हुआ आराम से कॉफी पी रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इन लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। वहीं जब कनक सिंघानिया उसे इतने आराम से कॉफी पीते हुए देखती हैं तो उनका खून खोल उठा। वो अपने चेहरे पर मासूमियत वाले एक्सप्रेशन लाकर उदास होते हुए बोली, भाई आप आराम से कैसे बैठ सकते हैं, देखिए ना डैड कितने परेशान हैं और आप आराम से कॉफी पी रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो लड़का जो कनक का बड़ा भाई विपिन था वो कनक की तरफ देखते हुए बोला, ये उनका बिजनेस है, वो खुद संभाल सकते हैं, मुझे उनके बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। मैंने अपने दम पर खुद का बिजनेस शुरू किया है जो फिलहाल बहुत अच्छा चल रहा है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है कि इनका बिजनेस डूबता या बचता है। ये कहते हुए उसके होठों पर एक अजीब सी मजाकिया स्माइल थी, जैसे वो उन्हें बर्बाद होता हुआ देखकर एंजॉय कर रहा हो। उसकी आंखों में ठंडक और नफरत भरी हुई थी, जैसे वो इन लोगों से बहुत नफरत करता हो। और ये नफरत का भाव आदित्य, गीता और कनक सिंघानिया ने पहली बार नहीं देखा था। पहले ऐसा नहीं था कि विपिन बचपन से इन लोगों से नफरत करता था। कुछ साल पहले अचानक पता नहीं विपिन को क्या हुआ, वो अपने माता पिता से बेहद ही नफरत करने लगा। उसे अपनी बहन का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं था। कनक हमेशा दूसरों को बुली करती रहती थी। अगर विपिन उसे रोकता तो वो रो धोकर अपनी मॉम डैड से शिकायत करती रहती थी, जिससे तंग आकर विपिन पढ़ने के लिए बाहर चला गया। लेकिन कुछ सालों बाद वह लौटा तो सिर्फ एक दिन घर में रहा। उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि विपिन को अपने मॉम डैड से नफरत हो गई। उसके बाद वह कभी कभार ही सिंघानिया मेंशन आता था, नहीं तो नहीं आता था। वही उसके इस बिहेवियर को आदित्य, गीता और कनक तीनों को कुछ भी समझ नहीं आता था। कितनी बार गीता जी ने उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार विपिन उन्हें इग्नोर कर देता था और उन्हें ऐसी नफरत और घिन से देखता था जैसे वो उसकी मां नहीं कोई दुश्मन हो। फिर भी गीता जी और आदित्य उसे कुछ नहीं कर सकते थे, आखिरकार वो उनका इकलौता बेटा था। वही उसकी बात सुनकर मिसेज गीता ने कहा, विपिन तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, माना तुम हम लोगों से प्यार नहीं करते हो, लेकिन बिजनेस के बारे में तो सोचो, वो बाद में तुम्हारा ही तो होगा। मिसेज गीता की बात सुनकर विपिन नफरत से बोला, नहीं करता, मैं आप लोगों से प्यार नफरत करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। और रही इस बिजनेस की बात तो ये आपको ही मुबारक, ही मुझे नहीं चाहिए, मेरा खुद का बिजनेस है। इतना कहकर वह उठा और घर के बाहर चला गया। वही उससे जाता हुआ देखकर मिस्टर आदित्य ने अपने दांत पीस लिए। उनका ये बेटा उनके लिए किसी काम का नहीं था। ये लड़का सिर्फ उन्हें सिर दर्द ही देता रहता था हमेशा, कुछ और नहीं। वही बिजनेस की बात सुनकर कनक की आंखें लाल होने लगी। वो विपिन को कुछ भी नहीं देना चाहती थी। वो दोनों भाई बहन थे, लेकिन कनक अपने भाई से बहुत ही नफरत करती थी। उसका मानना था कि उसके पिता का सारा बिजनेस और पैसा उसका है और किसी का नहीं। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन, कीर्ति का रूम। कीर्ति गुस्से में अपने रूम के सारे सामान को तोड़फोड़ रही थी। वो इस वक्त किसी पागल खाने से भागी हुई पागल की तरह बिहेव कर रही थी। वो आज रात पार्टी में हुई अपनी बेइज्जती को भूला नहीं पा रही थी। उसने आज तक जो चाहा उसे वह मिला, लेकिन रुद्र ने उसके मुंह पर ही उसे मना कर दिया था। अभी वो तोड़ फोड़ कर ही रही थी कि तभी वहां पर मिसेज मेहरा आ गई। उन्होंने जब कीर्ति के कमरे की ऐसी हालत देखी तो वो जल्दी से आगे आए और कीर्ति को रोकते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम कीर्ति, शांत हो जाओ। अपनी मॉम की आवाज सुनकर कीर्ति ने उनकी तरफ देखा और कहा, मॉम मुझे रुद्र चाहिए, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए फिर से पागलों की तरह सामान को फेंकना शुरू कर दिया। वही अपनी बेटी की हरकत देखकर मिसेज मेहरा एकदम से फ्रस्ट्रेट हो गई। वो कीर्ति के पास जाकर खींचकर एक थप्पड़ गाल पर रसीद पिया और फिर गुस्से से चिखाते हुए बोली, स्टॉप इट, आई सेड जस्ट स्टॉप इट। तुम्हें समझ नहीं आता मैंने क्या कहा, शांत हो जाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो हमेशा सिर्फ गुस्सा करना आता है। कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं कि तुम मेरी बेटी हो। अगर इतनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करोगी तो तुम रुद्र के करीब कभी नहीं जा पाओगी। तुम्हें सबसे पहले उसके मॉम डैड और घर वालों का विश्वास जितना होगा, उसके बाद वो लोग खुद ही तुम्हारी शादी रुद्र से करेंगे। अपनी मॉम की बात सुनकर कीर्ति शांत हो गई। उसकी माँ उसे फ्रेश होने का कहकर रूम से बाहर चली गई और सर्वेंट को कीर्ति का रूम साफ करने के लिए कह दिया। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मैं रेहान और आराध्या के बीच रोमांस लिखूं?
फिलहाल मेरा अभी रोमांस लिखने का बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं लिख दूंगी। कमेंट करके जरूर बताना। आराध्या के दोस्त का आना और सबका डरना। अब आगे 11 सुबह का वक्त, राणा मैंशन। सभी लोग डाइनिंग हॉल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी एक गार्ड अंदर आया और सिर झुकाकर ग्रिट किया और कहा, बॉस बाहर कोई आया है आराध्या मैम से मिलने। सबकी नजर आराध्या की तरफ चली गई जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। उसे लिविंग हॉल में वेट करने को कहो, मनोहर जी ने कहा। यह सुनकर गार्ड वहां से वापस चला गया। इतनी सुबह सुबह तुमसे मिलने कौन आ गया? गायत्री जी ने आराध्या की तरफ देखते हुए पूछा। आई डोंट नो मॉम, वैसे मुझसे मिलने मेरा एक दोस्त आने वाला था, शायद वही होगा। वैसे मैं आप लोगों को बताना भूल गई, आज से वो हमारे साथ ही रहेगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? कहकर आराध्या ने अपनी नजरें उठाकर सबकी तरफ देखा। सभी ने ना में सिर हिला दिया। वैसे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन शायद यही फैसला सभी पर भारी पड़ने वाला था। वो लोग फिर से ब्रेकफास्ट करने लगे, तभी उनके कानों में चम्मच गिरने की आवाज पड़ी। आवाज सुनकर सबने सिर उठाकर देखा तो विराज सदमे में बैठा हुआ था। उसके ही हाथ से आराध्या की बात सुनकर चम्मच छूटकर गिर गया था। भले ही किसी को नहीं पता था कि आराध्या किस दोस्त की बात कर रही है, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से पता था, और उसके यहाँ रहने वाली बात सुनकर ही वह सदमे में चला गया था। उसका चेहरा रोने जैसा हो गया था और उस बेचारे को पता ही नहीं चला कि कब चम्मच से उसकी पकड़ छूट गई और वो नीचे गिर गया। क्या हुआ विराज? सुमन जी ने पूछा। कुछ नहीं मॉम, बस हाथ से चम्मच छूट गया। सदमे से निकलते हुए जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, और फिर उसने तिरछी नजरों से आराध्या की तरह देखा जो आराम से ब्रेकफास्ट करते हुए उसे ही देख रही थी। वो मन ही मन में बोला, सिस्टर शायद आज आपके दोस्त को देखकर घर वालों को सदमा न लग जाए, और आपने इतनी खतरनाक चीज के लिए इतनी आसानी से घर वालों को मना भी लिया उसके यहाँ रुकने के लिए। सोचते हुए जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने लगा। वो शायद ही इस घर में रुकने वाला था। वही उसकी बात सुनकर सब लोग फिर से ब्रेकफास्ट करने लगे, लेकिन विवान ने उसकी नजरों में घबराहट देख ली थी और वो बोला, क्या हुआ विराज, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कहाँ भाई, मैं कहाँ घबराए, वो अचानक से हो गया था। तो वैसे भी जब सिस्टम आराध्या का दोस्त आएगा तो आप सबको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। आखिरी की लाइन विराज ने धीरे से कही थी और फिर अपना चेहरा नीचे करके चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगा। लेकिन उसकी बात विवान, अर्नव जी ने सुन ली थी जो उसके पास ही बैठे हुए थे। वो दोनों ही सोच में पड़ गए कि ऐसा भला कौन दोस्त आने वाला है जिसकी वजह से विराज इतना घबराया हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने भी इग्नोर किया कि अभी थोड़ी देर बाद पता खुद ही चल जाएगा। थोड़ी देर बाद सब लोग लिविंग हॉल में आ गए थे। वहां पर रोहित खड़ा हुआ था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था जिसके वजह से उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। उसने सबको देखकर आराध्या को ग्रीट किया। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? आराध्या ने पूछा। बॉस वह मेरे साथ ही आया है, लेकिन मैंने उसे अभी बाहर ही रखा है ताकि यहाँ कोई डर ना जाए, रोहित ने थोड़ा घबराते हुए कहा। क्या वह इतना डरावना है कि हम लोग उसे देखकर डर जाएंगे? मनोहर जी ने रोहित की तरफ देखते हुए तंज भरे लहजे में कहा, क्योंकि मनोहर जी उसे पहचान गए थे कि वो रोहित है। वो पहले भी रोहित से मिले थे, लेकिन रोहित ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, इसकी वजह से वो उससे भी गुस्सा थे। उनका तंज सुनकर रोहित उन्हें एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा। वो फिर आराध्या की तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोला, बॉस मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह 100 की स्पीड में वहां से भागकर बाहर चला गया। वही उसे इतनी जल्दी ज्यादा देख सब लोग हैरान हो गए। अभी कुछ ही देर हुई होगी कि सुमन जी दरवाजे की तरफ देखकर चीख पड़ी, क्योंकि सामने से एक पैंथर तेजी से दौड़ता हुआ अंदर आ रहा था। वही बाकी सभी सदमे में थे। वह पैंथर दौड़ता हुआ सीधा आराध्या के ऊपर कूद गया और किसी के साथ सबकी चीख निकल गई, आराध्या। वही वह पैंथर आराध्या के ऊपर कूदकर उसके हाथ पर अपना सिर सहलाने लगा। वही उसकी इस हरकत पर आराध्या खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। असल में ये पैंथर रेहान का था। इसे आराध्या ने जब ये छोटा था तो ले लिया था। वो इसे रेहान के मेंशन में छोड़ने वाली थी, क्योंकि ये रेहान और आराध्या के सिवा किसी के काबू में नहीं आता था, और उसे पता था कि अगर वो यहाँ आया तो जरूर सब लोग डर जाएंगे। लेकिन कल सब लोगों ने उससे बात छुपाकर उसे सरप्राइज देने वाले थे, तो उसने सोचा क्यों ना वो भी घर वालों को सरप्राइज दे। इसलिए उसने रोहित को सुबह ही कॉल करके पैंथर को यहाँ लाने के लिए कह दिया था। वही आराध्या के हंसने की आवाज सुनकर गायत्री जी और सुमन जी ने अपनी आंखें खोलकर हैरानी से आराध्या की तरफ देख। यही हाल तो वहां खड़े हर फैमिली मेंबर का था, क्योंकि जब से आराध्या आई थी किसी ने उसे हंसते हुए नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद आराध्या डाइनिंग हॉल के पास जमीन पर बैठी उस पैंथर का सिर सहला रही थी, और वो पैंथर मस्त होकर अपना नाश्ता कर रहा था। वही उनसे कुछ दूरी पर खड़े सब लोग उसे ही देख रहे थे। वही घर वाले हैरानी से और सर्वेंट डर से उस पैंथर को देखकर कांप रहे थे।
मनोहर जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये शैतान तो खुद ही शैतान है और मेरी बेटी को भी ऐसे अजीबोगरीब जानवर देकर उसे अपने जैसा बना रहा है। आराध्या ने उस पैंथर को सबसे मिलवा दिया था और सबको मालूम पड़ गया था कि ये वही पैंथर है जो छोटे में रेहान से आराध्या ने ले लिया था, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि अभी भी वह आराध्या के पास होगा। तभी आराध्या उठाते हुए सबके सिर पर बम फोड़ते हुए बोली, ये आज से यही रहेगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात कर रही थी। वही उसकी बात सुनकर सभी लोग सदमे में चले गए। मतलब आराध्या जिसकी अभी तक बात कर रही थी वो ये पैंथर था। अब सबको विराज का घबराना समझ में आ रहा था। अभी कुछ ही देर हुए हैं कि उनकी हालत इसे देखकर खराब हो रही थी। अगर ये यहाँ रहा तो पता नहीं क्या होगा, यही सबके दिमाग में चल रहा था। वही मनोहर जी को देखकर रोहित ने उन्हें डेविल स्माइल पास की जैसे कह रहा हूं, अब पता चला कि वो कितना डरावना है। वही उसे इस तरह अपनी तरफ देखता देखकर मनोहर जी समझ गए कि रोहित उन्हें चिढ़ा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे। अब तो उन्हें आराध्या की बात माननी ही थी। आराध्या अपना ओवरकोट अपनी चेयर से उठाते हुए बाहर की तरफ जाने लगी। तभी पीछे से विराज दौड़ता हुआ आकर बोला, सिस्टर मैंने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है, मैं भी आपके साथ ऑफिस चल रहा हूं, मैं यहाँ क्या करूंगा। वही आराध्या ने उसे घूरकर देखा 11, लेकिन आज विराज पर उसके घूरने का कोई असर नहीं हुआ। वो भागते हुए घर से बाहर निकल गया और जाकर आराध्या की कार की पैसेंजर सीट पर बैठ गया। वो किसी भी हालत में आज घर में नहीं रुकने वाला था। टू बी कंटिन्यू। Stay tuned for the next part guys and don't forget to like and subscribe to our channel for more interesting stories. Bye bye.